स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास बजट की, और बजट के लिए हमने 4 चार्टेड अकाउंटेंट्स को सेलेक्ट किया है जो हमारे दर्शक भी हैं। उन्हीं के माध्यम से जानना चाहेंगे कि जनता के लिए ये बजट कैसे समर्पित है, आम जन का बजट कैसे हो सकता है, क्या खूबी है, क्या कैसे कुछ ऐसा है जो सरकार दे सकती थी लेकिन दे नहीं पाई, और भविष्य में क्या संभावनाएं बन सकती हैं अगर सरकार चाहे तो। जब बजट पास करवाया जाता है उस वक्त भी अनाउंसमेंट किए जाते हैं, उस वक्त भी कुछ दे सकती है। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त भाजपा नेता और सीए सुरेश गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम से संदीप गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट और सीए अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और पवन परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस नेता भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। मैं संदीप जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आम आदमी का बजट वर्षों से हम सुनते हुए आ रहे हैं, और निश्चित रूप से आम आदमी की चुनी हुई सरकार होती है, आम आदमी के लिए ही सब कुछ समर्पित होता है। लेकिन इस बजट की अगर हम देखें, एक आम आदमी बड़ी बारीकी से और अच्छे से समझ सके, क्या ऐसी चीज है कि जो ये कह सकता है कोई भी व्यक्ति कि हाँ मेरे लिए ये है? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को किया। दूसरी बात, अगर आम जनता की हम बात करें तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी नाराजगी हाथ लगी है इस बजट में, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक भी आया, कोविड-19 आया, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी हम आशा करते थे इस बजट से कि सरकार हमें किसी भी रूप में इसकी रिलीफ देगी, चाहे इन्वेस्टमेंट के रूप में देती, चाहे वो इनकम टैक्स की कोई भी परसेंटेज के रूप में छूट देती। तो मेरा मानना ये था कि कम से कम जो 5 लाख वाली स्लैब थी वो एटलीस्ट उनको नहीं करनी चाहिए थी, और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ावा देना चाहिए था। जो 1.5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट की उनकी रूपरेखा रखी हुई है, काफी सालों से रखी हुई है, मैं उनको भी चाहता था कि कम से कम अपनी 2 लाख तो करनी चाहिए थी, ताकि आम जनता को इसका थोड़ा सा फायदा मिल सके। तो इससे ये था कि ज्यादा गवर्नमेंट को बढ़ना पड़ता, सिर्फ 5-10 हजार करोड़ रुपए का, जब गवर्नमेंट ने टैक्स के अंदर 20 लाख करोड़ रुपया इसको लगा दिया, वहां लगा दिया, तो 5-10 करोड़ रुपया अगर इसको लगा देती तो आम जनता भी, जो मिडिल क्लास की, वो भी अच्छे से खुश हो जाती। ये मेरा मानना है। जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, अभिषेक जी के पास जाना चाहूंगा। अभिषेक जी, एक दो बातें निकल के आ रही हैं कि मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया टैक्स में, लेकिन कुछ एडिशनल टैक्स जोड़े भी नहीं, तो राहत भी कही जा रही है कि हाँ मध्यम वर्ग को राहत दिएगी, आम जन को राहत दिएगी, नया तरीके का कोई टैक्स नहीं है। तो वास्तव में कुछ ऐसा है इसमें, बारीकी से देखें कि हाँ कोई टैक्स लादा नहीं गया है, क्योंकि सेस के नाम पे जो किसान सेस है वो आम आदमी पे असर तो डालेगा, उसका कुछ असर आएगा ये राहत में? देखिए, इस बार सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बजट के अंदर सभी लोग डरे हुए थे कि पता नहीं इकोनॉमी का जो हाल है उससे कोई नया टैक्स पे, इसी तरह का कोई नया कर, कोई नया एक्ट लाके लोगों को परेशान नहीं किया जाए। मगर इस बार फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट भी कल जो आगे बढ़ा है, उसका रीजन यही था, सब लोग बहुत ज्यादा निराशावादी हो चुके थे बजट को लेकर, क्योंकि ज्यादा उम्मीद कर नहीं रहा था कोरोना के टाइम में। हाँ, बजट क्या होता है, सरकार काम तो साल भर करती है, 365 दिन करती है, मगर शुरू से अपने कंट्री में बजट को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया है, बजट को एक ओकेजन की तरह से देखा जाता है, जिसमें चाहे एमएसएमई सेगमेंट का एक व्यापारी हो, बड़ा वर्ग का व्यापारी हो, एक प्राइवेट कोई इंडिविजुअल हो, हर तरह का आदमी कुछ उम्मीद करता है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जरूर आएगा। तो इस बार ये देखा गया कि इस बजट में किसी सेक्टर को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, स्पेशली एमएसएमई सेगमेंट, जिसकी एक तरह से आप मान के चलिए कमर टूट गई। और मैं हमेशा बोलता हूँ, एमएसएमई सेगमेंट एक साइलेंट डेथ इस देश में मर रहा है और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और लगातार वो एक शिकार बनता ही जा रहा है। आप देखिए, मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हूँ, हॉस्पिटैलिटी की सेगमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन में जुड़ा हुआ हूँ। हर जगह आपने देखा स्ट्रेस था। एजुकेशन में पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे थे, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन वैसे ही काफी स्लो है, और उससे रिलेटेड, उससे अलाइड जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब स्लो चल रही है। हॉस्पिटैलिटी वर्स्ट हिट सेक्टर रहा है इस साल कंट्री का, एयरलाइंस और इन सबको मिला के, मगर किसी के भी केस में कोई पैकेज नहीं दिया गया। पहले भी जब आत्मनिर्भर भारत आया था तो सरकार ने कहा था कि लोन ले लो आप, लोन तो वो लेगा जिसमें रीपेमेंट की कैपेसिटी होगी। अब और लोन से लाद देंगे तो वो क्या करेगा? लोन लें और तनख्वाह दें स्टाफ को, इसी तरीके की बातें हुई थी। तो एमएसएमई सेगमेंट के हिसाब से मैं बोलूं, हम लोग सभी काफी इसमें निराश हैं, हमें कुछ भी नहीं दिया गया। खुशी खाली ये है कि किसी तरह का कोई नया शगुफा, कोई नया सेस, कोई नई तकलीफ हमें नहीं दी गई। नहीं तो कॉन्स्टेंटली आप एक तरह से ये भी राहत कह सकते हैं।
ये भी राहत है, नहीं तो आप 3-4 साल से देखें, जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया था, वो एक बहुत ही पुअरली ड्राफ्टेड एक्ट था, चाहे वो किसी भी सरकार के रिजीम में आया हो। मैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोफेशनल आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद में कभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया, बेनामी एक्ट आया, जीएसटी आया। हर एक्ट को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि ये क्रांतिकारी होगा और देश में पता नहीं कौन सी क्रांति लेके आ जाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे वो सारे एक्ट्स डाइल्यूट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपनी साइलेंट डेथ मर जाते हैं। इवन जीएसटी का अगर मैं मेरे सेक्टर की बात करूं, जो इंटेंडेड पर्पस था कि कैस्केडिंग इफेक्ट अब खत्म हो जाएगा, अब हर स्तर का आदमी टैक्स नहीं देगा, खाली एंड कंज्यूमर देगा, मगर उसके अंदर भी हम ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जीएसटी के अंदर भी जहां तक हमारे दोनों सेक्टर मान लीजिए इन्वॉल्व हैं, एक रेस्टोरेंट में जब हम खाना बेचते हैं किसी को, या रियल एस्टेट में अपार्टमेंट बेचते हैं, उसके अंदर कैस्केडिंग का इफेक्ट दोबारा शुरू हो गया। तो हमें लगता है जीएसटी और वैट रिजीम में दोनों में कुछ फर्क ही नहीं हुआ। 3-4 साल से हम लगातार डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था, तब ये कहा गया था कि फर्म जो भी छोटा व्यापारी है एमएसएमई सेगमेंट का, उसको कंपनीज एक्ट में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट में क्रिमिनल प्रोविजंस काफी ऐड कर दिए थे उस समय। तब हम सबको एनकरेज कर रहा था। पिछले बजट में ये तो कह दिया गया था ना कि इनको जो दीवानी मामलों में अगर ऐसा कुछ गलती होती है तो उसे क्रिमिनल उसमें नहीं माना जाएगा, उसे उसी धाराओं में देखा जाएगा। तो उससे कुछ केसेस में कुछ लोगों की जानकारी आ रही है कि हाँ, उससे थोड़ी राहत मिली है। उन्होंने क्रिमिनलाइजेशन खत्म कर दिया, मगर 2013 के बाद में खुद एमसीए में जो उसके ऑफिशियल्स थे, वो कहते थे कि आप एलएलपी के फॉर्मेट में चले जाइए, आप फर्म में चले जाइए। अगर आप कंपनी में, अभिषेक जी मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, आपने बात कही कि करना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स को तो 22% कर दिया, और आज कितने एमएसएमई सेगमेंट के लोग कंपनी के अंदर अपना धंधा करते हैं, वो फर्म में करते हैं, वो एलएलपी में करते हैं, वो इंडिविजुअल के रूप में करते हैं, उन पे आज भी 34-35% का टैक्स लगता है। कॉन्स्टेंटली हम 3-4 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कंपनी 22% टैक्स दे सकती है, तो एक फर्म पे 22% का टैक्स क्यों नहीं लगता है? मगर लंबे समय से डिमांड भी चल रही है, क्योंकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़ा एक तबका है वो कंपनी फर्म को लेकर के है। और तो गर्ग साहब, आपको ध्यान होगा कि अपन ने इस पर पहले भी चर्चा की थी कि ये आप खुद भी सीए हैं, और सौभाग्य की बात है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप मोदी साहब को भी समझ रहे हैं, लेकिन जो पीड़ा भी अभिषेक जी ने जाहिर की है उसको भी आप समझिए। तो इसमें कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं कि जो अभी नहीं दी है, एटलीस्ट निर्मला जी थोड़ा सा गौर करें। आप लोगों के जैसे बहुत सारे लोग उनके पास में पहुंचे होंगे कि एटलीस्ट ये तो राहत दीजिए। अभी की बात नहीं, जब मिड टर्म आई थिंक 2018 में अनाउंसमेंट किया था, शायद चुनाव से ठीक पहले, तभी से डिमांड चलती आ रही है। तो इस बजट में भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि अखर रही है अंदर से चीज? ऐसा नहीं है, इस पे विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो, कॉर्पोरेट टैक्स 22% तो पुरानी कंपनी पे, नया ही अगर कोई कंपनी बनाता है तो उस पर 15% की है। तो पार्टनरशिप से अगर मान लो कंपनी पे शिफ्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेट टैक्स अगर 15% तो सर सुरेश जी, ये तो बात हुई कि आपके अगर पहले से कोई कंपनी रन कर रही है तो आप उसको पहले तो बंद करो, उसके बाद में आप नई कंपनी आप लॉ के तहत आप खोलिए, जब आपको 5% का बेनिफिट और मिलेगा। फिर तो 30% से 22% पे लाया है, और नए इंटरप्रेन्योर्स के लिए नए अगर कंपनी बनाता है या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है तो उसको 15% पे लाया है। आप एक चीज देखिए कि आज जो बजट आया है, उस बजट को हर क्षेत्र का व्यक्ति तारीफ कर रहा है। आज इंडस्ट्री भी तारीफ कर रही है, हर आदमी उसकी तारीफ कर रहा है। आज 34,50,000 करोड़ रुपए बाजार के अंदर आएंगे, 34,50,000 करोड़ रुपए बाजार में आएंगे, तो उससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा हो रहा है कि रेलवे में 1,10,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, रोड के अंदर 1,18,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। आप ये देखिए, हेल्थ के अंदर 94,000 करोड़ से सीधा 2,30,000 करोड़ रुपए करीबन कर दिया गया है। तो आप ये जो जितना भी पैसा आएगा उससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रियल सेक्टर के अंदर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर 1,00,000 रुपए की छूट है, वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो बनाने वाले हैं उनके लिए 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। आपको जो लोहा है, आयरन है, उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। तो रियल सेक्टर के अंदर भी इसके अंदर बहुत ज्यादा बूस्टअप आएगा। इंडस्ट्री के अंदर भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारा जो मेन फोकस है इस बजट का, वो है आत्मनिर्भर भारत। किसी भी तरीके से आज जो भारत आत्मनिर्भर बने, उसी के ऊपर ये बजट को फोकस किया गया है। और उसी के तहत आज शेयर मार्केट 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शेयर मार्केट में 2300 पॉइंट बढ़ा है। जी तो चलिए, एक गर्ग साहब,
बीजेपी के हर नेता ये बात जरूर कह रहे हैं कि अंदाजा बजट का इसी से लगा लीजिए कि शेयर मार्केट कैसे मुस्कुरा रहा है। तो ये मान सकते हैं कि शेयर मार्केट मुस्कुरा रहा है तो पूरा देश मुस्कुरा रहा है। सर आप किसी चीज को बेस तो बनाओगे ना, आप इंडस्ट्रीज को ही तो, आप एमएसएमई के लिए भी अभी बेनिफिट दिए हैं। आप अगर शेयर मार्केट किससे चलता है? आपकी इंडस्ट्रीज से ही तो शेयर मार्केट चल रहा है ना। जब आपको 2300 पॉइंट, आज 1100 1200 पॉइंट बढ़ा है, इसका मतलब आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर एनपीए रिकवरी के अंदर एएमसी बनाया है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है। एनपीए रिकवरी फास्ट होगी, उसके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाए जा रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के देखो आप शेयर है वो जो कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका आज इंडेक्स देखो काफी सारा बढ़ा हुआ है। तो हर चीज में आप हेल्थ सेक्टर के अंदर आज कोरोना वैक्सीन के ऊपर 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो कहीं कहीं पे आम आदमी को, हर क्षेत्र को, किसानों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी है। किसानों के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट का प्रोविजन किया गया है कि भाई किसानों को सस्ते दर पर लोन ले सकते हैं। 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। तो हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए बजट आया है और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बजट है। जी चलिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। संदीप गर्ग साहब, दो बातें जानना चाहूंगा मैं आपसे। अभिषेक मिश्रा साहब अभी कह रहे थे कि फेस्टिवल की तरह हमारे यहाँ पे बजट को देखते हैं। निश्चित रूप से केवल आम जनता फेस्टिवल की तरह नहीं देखती है, उन लोगों को भी इंतजार होता है कि जब कढ़ाई में हलवा घुटना शुरू होता है कि एक साल बाद कब हलवा मिलेगा वापस। वो फेस्टिवल उनके लिए भी है, हमारे लिए ही नहीं है। और दूसरा, अभी शेयर मार्केट को लेकर के जैसे अभी सुरेश गर्ग साहब ने भी कहा और कई लोग ये बात कह रहे हैं, निर्मला जी को भी माफ करिएगा, मैं बीजेपी कई नेता जावड़ेकर साहब को सुन रहा था कि अंदाजा लगाइए शेयर मार्केट कैसे मुस्कुरा रहा है। ये वर्चुअल दुनिया है शेयर मार्केट की, रियलिटी और वर्चुअल में बड़ा अंतर होता है सर। तो हम मान सकते हैं कि शेयर मार्केट बहुत खुश है तो आम आदमी भी बिल्कुल खुश है? नहीं सर, इसमें मैं थोड़ा सा अभिषेक जी की बात से सहमत करूंगा और सुरेश जी की बात से थोड़ा सा असहमति प्रकट करूंगा। क्योंकि सर जो शेयर मार्केट है, अब देखो 6 महीने पहले शेयर मार्केट 7,000 थी निफ्टी, तो अब 14,000 निफ्टी हो गई है। तो ऐसा क्या हो गया देश में कि शेयर मार्केट फिर दोबारा डबल हो गई, और जबकि लोगों में एक्चुअल रियलिटी में जो इंडस्ट्री है वो मतलब सैलरी की पेमेंट के लिए भी जूझ रही है, लेकिन शेयर मार्केट का हम आम आदमी की उससे कोई लिंक नहीं करेंगे। इसमें शेयर मार्केट एक सेपरेट चीज है। शेयर मार्केट को ऑपरेटर भी नहीं चलाने वाले। शेयर मार्केट में अब कुछ ऐसे शेयर्स भी होंगे जो नहीं बड़े होंगे। इवन मार्केट डबल हो गई है विद इन 6 मंथ्स। तो मैं थोड़ा सा यही गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहता था कि आपने कारपोरेट टैक्स 22% कर दिया, जैसे अभिषेक जी कह रहे हैं 52% कर दिया, आप नई इंडस्ट्री को लगाने की वो कर रहे हो, तो पुरानी इंडस्ट्री को भी क्यों बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? क्या पुरानी इंडस्ट्री ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया भी उनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा? सर उसमें भी 5% का अंतर है। बिल्कुल। और जबकि इंडिविजुअल को, आम आदमी को आप 30% टैक्स लगा रहे हो, जबकि कारपोरेट को 25% टैक्स लगा रहे हो। सर आम आदमी को इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो शेयर मार्केट से आम आदमी की जो आम उसका वो मंथली चलने वाला खर्चा, उससे कोई लिंक नहीं है। जी अभिषेक जी, वापस आपके पास में आना चाहूंगा। बात ये, आप जैसे बहुत सारे लोग बात कह चुके हैं कि सरकार के सिपह सालार ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं कि कंपनी यानी कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स जो हैं कम संख्या में होंगे। हो सकता है कि अमाउंट ज्यादा होता होगा, लेकिन आज भी एमएसएमई से मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा को टैक्स दे रहा होगा, या एम्प्लॉयर के रूप में आप देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं। तो ये जो अंतर है, कभी आप लोगों के स्तर पे कभी बात हुई है सरकार तक पहुंचाने की, या प्री टॉक्स में जो आप लोगों के रियल एस्टेट से जुड़े लोग जाते हैं या इंडस्ट्री से जुड़े लोग जाते हैं, वो कुछ कभी अपना पक्ष रख पाए? मैं निश्चित मानता हूं कि पक्ष तो जरूर रखा होगा, लेकिन फीडबैक क्या मिला उनका अभी तक? देखिए, मैं तो आपको बताऊं, अलग अलग इंडस्ट्री फोरम्स जहाँ पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमने वहां पे भी ये बात कही है। सरकारें आजकल ट्वीट पे चलने का बड़ा शौक है पिछले कुछ सालों से, तो मैंने ट्वीट पे भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको ये बात लिखी है कि कोई ना कोई ट्वीट पढ़ लेगा, क्योंकि आजकल बड़े बड़े अनाउंसमेंट ट्विटर पे ही होते हैं 4-5 साल से। मगर ना मेरी ट्वीट का कभी जवाब मिला, ना किसी इंडस्ट्री फोरम से कभी कोई बात कही तो इस बात का कोई जवाब मिला। और पहले तो कहते थे कि एमएसएमई को फर्म में काम करना चाहिए। अब गर्ग साहब को मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अब एक रियल एस्टेट काम में कोई लैंड मेरी किसी फर्म में रजिस्टर्ड है, और आप जैसा बताते हैं कि मैं कंपनी में ग्रेजुएट हो सकता हूँ, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी के इम्प्लीकेशन भी आ जाते हैं। अगर मैं राजस्थान स्टैंप एक्ट की बात करता हूँ, तो आसान नहीं होता किसी स्तर से किसी चीज को चेंज करके किसी दूसरे फॉर्मेट में जाना। और कोई क्यों जाए?
अगर सरकार ने अलग अलग प्रोविजंस बना रखे हैं कि एज अ सोल प्रोवाइडर आप काम कर सकते हैं, फर्म में कर सकते हैं, एलएलपी में कर सकते हैं, कंपनीज में कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, जब इतने सारे एवेन्यूज हैं तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को फायदा क्यों मिले? आदमी के पास चॉइस है, वो किसी भी सेगमेंट में काम कर सकता है। अभिषेक जी, मैं कहना चाह रहा हूं पार्टनरशिप फर्म में रेम्यूनरेशन और पार्टनर्स को इंटरेस्ट है, उसमें भी तो रिलेट होगी ना। 90% तक 3 लाख रुपए तक का वो चीज तो है या नहीं है उसमें पार्टनरशिप फर्म में? ऐसा पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं, वो एग्जेम्प्टेड है या नहीं है, या उस पर टैक्स लग रहा है? पार्टनर्स को जो मान लीजिए ब्याज देते हैं वो पार्टनर्स के हैंड में टैक्सेबल है, खाली फर्म का जो एंड में है ना, लेकिन फर्म से तो एग्जेम्पशन है ना उसका सर, क्योंकि फर्म उस पर टैक्स दे चुकी होती है। कहाँ पे दे चुकी होगी? टैक्स देने के पहले आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है या बाद में मिल रहा है? फर्म जो रेम्यूनरेशन देती है वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है सर। खाली फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता। बट रेम्यूनरेशन जो है वो आफ्टर बिफोर प्रॉफिट होता है और वो पार्टनर्स में टैक्सेबल होता है, ठीक है? उसमें पार्टनर टैक्स बढ़ता है सर 30%। पार्टनर से टैक्स बनता है ना? हाँ, तो कोई ना कोई तो टैक्स भर ही रहा है सर, क्योंकि फर्म में तो इंडिविजुअल इनकम में चला गया ना। इंडिविजुअल इनकम को 2.5 लाख रुपए की छूट है, उसमें चला गया। कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर तो 0 पे भी आपको 25-15% देना पड़ रहा है ना। पार्टनर को अगर वो रेम्यूनरेशन दे रहा है तो अगर वो उसको देने के बाद में आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको टैक्स दे रहा है। तो मेरा सबमिशन खाली ये था कि सब्सिडी की जरूरत है। आप फर्म्स के अंदर भी एक रेट ऑफ टैक्स को कम कर दें, क्योंकि कंपनीज के मुकाबले फर्म का ऑपरेशन इजी होता है एक एमएसएमई के लिए। आज कंपनी में पैसे को इस कंपनी से दूसरी कंपनी में ले जाते हैं तो उसके अपने पैनल प्रोविजंस हैं और एमएसएमई इतनी कंप्लायंस नहीं कर पाता है। चलिए, मेरा एक छोटा सा सवाल एक आम आदमी की बात करना चाहूंगा मैं, कि जो किसी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा लेकिन टैक्स पेयर भी है, और एक आम आदमी की तरह हम सब लोगों के बीच आम आदमी जरूर होता है कि मेरी इतनी कमाई है लेकिन मुझे क्या मिला। एक चर्चा है कि महंगाई बढ़ेगी, टैक्स अगर आप पे एक्स्ट्रा नहीं लगाया गया लेकिन आपको महंगाई से मुकाबला करना है। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। महंगाई से मुकाबला करना है, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा तो एक आम आदमी के पड़ेगा। अगर आज एक चाय का पाउच भी कोई लेता है तो वो भी टैक्स पेयर है, क्योंकि वो भी जितना जीएसटी सीएसटी जो भी दे रहा है उसका पैसा लग रहा है उसमें। तो टैक्स पेयर तो हम ये कह ही नहीं सकते कि जो रिटर्न भर रहा है केवल वही टैक्स पेयर। टैक्स पेयर हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। दूध की थैली भी कोई लेके आ रहा है वो भी टैक्स पेयर है। तो यहाँ एक आम आदमी की बात मैं करना चाहूंगा। मैं इंडस्ट्रीज, और ये बात ठीक है कि बिल्कुल एम्प्लॉयर है इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन आम आदमी की बात करिए कि जो सैलरी लेकर के अपना गुजारा कर रहा है या अपना छोटा काम करके गुजारा कर रहा है, उसके लिए बजट में क्या संभावनाएं हैं? अगर चूक है तो सरकार क्या दे सकती थी? सर, इसमें मेरा सबमिशन ये था, सरकार थोड़ा सा ये दे सकती थी कि जो 5 लाख रुपए तक 5% की टैक्स है, इवन उसको तो कम से कम एटलीस्ट उनको माफ करना चाहिए था। 5% पे 0 टैक्स करना चाहिए था। अभी इनडायरेक्टली अगर किसी की इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी बढ़ जाती है तो उसको 12,500 और प्लस 4% सेस देना पड़ता है 1 रुपये की इनकम से। तो सरकार को इसको बिल्कुल ही 0% करना चाहिए था जी। तो इससे कम से कम हर उसके हाथ में सब 12,500 रुपया तो एटलीस्ट जेब में आता, उसकी पॉकेट में आता। और सरकार को इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए था ताकि वो अपनी जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स क्या और बढ़ा सकता, उसको वो बुढ़ापे में काम आती। जो 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की रखी हुई है उसको भी जनरल डिडक्शन को 2 लाख रुपया करता। क्योंकि सर आज की देखें, अगर उस स्कूल की फीस भी है बच्चों की, 2 बच्चों की स्कूल की फीस भी 2 लाख रुपए से कम नहीं है 1 साल की, तो सरकार ने उसकी एग्जम्पशन सिर्फ 1.5 लाख रुपया दी हुई है। तो अगर उसी को 2 लाख रुपया कर देते तो उसी में बहुत लोगों को ये बेनिफिट हो जाता। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक आम आदमी देख रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम नहीं करता लेकिन मुझे टैक्स देना पड़ता है, या उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य दे रहा है, तो वास्तव में उसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे संदीप गर्ग साहब ने भी कहा कि 5 लाख तक का रिबेट तो मिलना ही चाहिए था, जिसकी बहुत उम्मीद थी लोगों को। तो देखिए, काम जो आदमी सैलरी के रूप में कहीं पे इनकम कमा रहा है, एक बात सभी को समझनी पड़ेगी, जब कोई बिजनेस भी चलाता है तो उसको रिसीट के बाद एक्सपेंडिचर का एक हेड होता है जो लेस करके उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। मगर जो आदमी तनख्वाह लेने आता है ना, वो जो सुबह पेट्रोल जला के अपने घर से आपके ऑफिस आता है, उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। इसी लिहाज से फॉर एन इंडिविजुअल ये अलग अलग टैक्स के स्लैब बनाए गए हैं, 2.5 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ताकि कहीं ना कहीं उसको इस तरह से बचत हो जाए, क्योंकि उसके पूरे रुपए भी टैक्स लग जाता है। बजट में हमेशा कुछ ना कुछ, मेरा यही मानना है, क्योंकि इसको एक ओकेजन के रूप में देखा जाता है
और स्पेशली कोविड टाइम जहाँ पे 2-3 महीने किसी को तनख्वाह नहीं मिली, कई जगह जॉब लॉसेज हुए हैं, इंक्रीमेंट तो बहुत कम सेक्टर में मैं जानता हूँ जहाँ पे लोगों ने करे हैं, डिफरमेंट हुआ है सैलरीज का, तो आदमी थोड़ा उम्मीद करता है कि एक थोड़ा सा फील गुड उसके साथ भी कुछ फैक्टर हो जाए, चाहे छोटा मोटा ही आपको बेनिफिट दे दें। हर सेक्टर को ये लगता है कि कुछ हमारी, नहीं तो हमें एक अनदेखी सी महसूस होती है कि हमारी तरफ सोचा ही नहीं गया। एक पेन पॉइंट क्या होता है, एक गुरचरण दास की आपने किताब पढ़ी होगी जिसमें उसने लिखा था कि भारत रात में तरक्की करता है, कि दिन में तो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन उसको करने नहीं देते हैं काम। तो ये एक मैं आपको बिजनेसमैन का पेन पॉइंट बता रहा हूँ कि भारत रात को काम करता है। ये भारत के एंटरप्रेन्योर की हिम्मत है जो इतने करप्शन के बाद भी काम करता है, वो उसकी दाद देनी चाहिए। तो आदमी आप उसको बेनिफिट दें ना। लेकिन अभिषेक जी इसमें कुछ राहत की खबर भी देख सकते हैं कि हाँ चलिए हमें छूट नहीं दी, लेकिन ये तो एक राहत की खबर है कि हाँ सरकार ने यहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज जरूर किया आम आदमी के साथ। देखिए डर तो हमेशा लगा ही रहता है, मैंने आपको कहा हर साल कोई ना कोई नया एक्ट आ रहा है और उसका बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसके रिपरकशन इतने भारी होते हैं। चाहे वो बेनामी का आया था, मतलब बनाते किसके लिए, इम्प्लीमेंट किसके ऊपर हो जाता है। बनाया था ऑफिसर्स के ऊपर, लग गए बिजनेसमैन के पीछे, डिपार्टमेंट के लोग बाग, मतलब हर एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन उल्टा होता है। जी चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, गर्ग साहब के पास जाना चाहूंगा। सुरेश जी आपने सुनी। चलिए सुरेश जी, एक आप ये मान के चलिए कि आप बीजेपी का आपने दुपट्टा लगा रखा है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आपको मैडम घर पे देख भी रही होंगी कि आप सही सही बोलना, आम आदमी का ख्याल जरूर रखना। आप मुझे वो चीज बताएं कि हाँ वास्तव में इस बजट में एक आम आदमी, जिसका मैं अभिषेक जी से और संदीप जी से जिक्र कर रहा था, उसको क्या राहत दी है? आप सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोरोना संकट में आज भारत 9 महीने तक जूझता रहा। उस कोरोना संकट के जूझने के बावजूद भी भारत सरकार ने किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी राहत है, एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है कि हमने किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया है। आप जानते हो कि किसी में टैक्स लगाते हैं या किसी को छूट देते हैं तो वो टैक्स दूसरे रूप में टैक्स देके उसको रेवेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने आम जनता को सबसे बड़ी राहत दी है कि हमने किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया, ये बहुत बड़ी राहत है। दूसरी राहत, आज जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल अब तक 29 लाख करोड़ रुपए का था, वो आज 34,50,000 करोड़ रुपए का बजट में दिया है। 34,50,000 करोड़ रुपए जब मार्केट में आएंगे तो क्या वो आम आदमी के पास नहीं आएगा? हर आदमी के पास में जाएगा, हर आदमी के पास उसकी जेब में पैसा जाएगा और वो आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा फोकस जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। हमने ऐसे इंपोर्ट पे, ऐसी चीजों पे, मोबाइल पे, इन पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, क्योंकि अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो मोबाइल भारत में जो बना हुआ है मेक इन इंडिया वाला मोबाइल वो परचेज करे। इसी तरीके से कच्चे माल का आयात पे हमने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, जिससे कि रियल एस्टेट सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल में हमने स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं। कम से कम 1 करोड़ वाहन ऐसे हैं जिनको कि स्क्रैप किया जाएगा। स्क्रैप करने के बाद में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा और 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर बूम आएगा। अभी ऑटो इंडस्ट्री में 23% 24% की ग्रोथ है, वो ग्रोथ और बढ़ेगी। आप पुराने जितने व्हीकल है उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन फ्री होगा देश। एक्सीडेंट पुराने व्हीकल से, सर वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इस हिसाब से तो पॉल्यूशन का जो जिक्र कर रहे हैं हम लोग, हाईवेज बनते हैं उस वक्त पेड़ कितने कटते को लगाता है, पेड़ किस तरह के लग रहे हैं, शीशम, बबूल, बड़े वृक्ष, पीपल, ये काट दिए जाते हैं और उसके नाम पे लगा दिए जाते हैं 100 पीस पेड़। तो वहां क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? अगर सेहत की इतनी फिक्र हमारी सरकारों को है तो वहां क्या पैरेलल में आप ग्रीन बेल्ट डेवलप करें? एग्रीमेंट तो यही होता है कि जो डेवलपर है वो साथ साथ में ग्रीन बेल्ट भी तैयार करेगा। देखिए आपने कहीं पे उस पर भी फोकस है, ग्रीन बेल्ट भी डेवलप होनी चाहिए और हाईवे भी जरूरी है। आज सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे भी जरूरी है। आज देखिए रोड पे मैं एक सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा सर, इसमें अभिषेक जी कुछ बोल रहे हैं। जी अभिषेक जी सर, मेरा एक समीक्षण ये था, जब तक हम बच्चे थे तो चारा घोटाला सुना था 500 करोड़ का हो गया। उसके बाद जब कॉमनवेल्थ में 70,000 करोड़ का घोटाला मैंने सुना तो मैं देखा एक आम आदमी तो इतना फिगर समझता ही नहीं। जब अपन हजारों लाखों करोड़ की बातें करते हैं तो आम आदमी बेचारा तो देखता है कि मुझे लाख सरकार आई है, भ्रष्टाचार 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आप मोदी सरकार को आरोप नहीं लगा सकते भ्रष्टाचार का। ये आरोप नहीं लगा रहे हैं वो। आपको ये क्यों लग रहा है, गर्ग साहब? आरोप लगा रहे हैं, आरोप का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं।
तो मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। मैं खाली बात बता रहा हूँ कि जब चारा की बात थी 500 करोड़ फिर भी लगता था, कोई फिगर समझ में आता था। कॉमनवेल्थ में 75,000 करोड़ तो लगा कि अब हमारी समझ के ऊपर चले गए हैं फिगर। अब जब देश में भी अपन बजट में लाखों करोड़ की बातें करते हैं कि 35,000 करोड़ यहाँ के लिए कर दिया, 3.5 लाख करोड़ वहां के लिए कर दिया, तो मैं एज अ MSME सेगमेंट का व्यापारी है, एज एन इंडिविजुअल ये सोचता हूँ कि मेरे समझ की बाहर है। अपन तो इमीडिएटली ये देखते हैं शॉर्ट टर्म में कि मुझे क्या मिल रहा है। मेरा सबमिशन ये मैं किसी भी यही देखता है, हर व्यक्ति यही देखता है। देखिए, उसे आंकड़ों का गणित का समझ में नहीं आता है। आप ये बताइए कि अभी कहा जा रहा है कि फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ेगा जब आप सेस लगा देंगे, किसान सेस। कैसे नहीं बढ़ेगा साहब? कैसे बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। आज नहीं तो कल देखना आप। अरे सर, जो बात हम कहते हैं, हम जो वादे करते हैं सर, आपको 4 रुपए अगर डीजल पे सेस बढ़ाया है, कृषि सेस बढ़ाया है, तो उतना एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। एक्साइज ड्यूटी कम पहले कर रहे हो सर, लेकिन कितने दिन पहले संदीप गर्ग जी, आखिरी सवाल एक आपसे लूंगा जी। मैं एक छोटा सवाल श्री जी से पूछना चाहूंगा। कोविड-19 के दौरान सरकार ने बोला ये हमने 20 लाख करोड़ रुपया बांट दिया। मेरे को ये बता दो, आम जनता के हाथ में क्या लगा? मेरे हाथ में तो कुछ लगा नहीं है, बाकियों के बता दो, आम जनता को किसके हाथ क्या लगा? 20 लाख करोड़ रुपए का कह दिया कि लोन लीजिए और पैसे बांटिए आप तनख्वाह में। 80 करोड़ लोगों के घरों के अंदर अनाज भिजवाया है। 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में सिलेंडर दिए हैं। आप ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो मांग रहे हो ना, उसका मैं बता रहा हूँ 80 करोड़ लोगों के घर के अंदर पैसा भिजवाया है, डायरेक्ट बेनिफिट दिया हुआ है। 8 करोड़ महिलाओं को फ्री में सिलेंडर दिए हैं। किसानों को उनको सम्मान निधि के अंदर पैसा भिजवाया है। 16.5 तो 20 लाख करोड़ से पहले का अनाउंसमेंट है मालिक। 20 लाख करोड़ से पहले का अनाउंसमेंट है किसान निधि, सम्मान निधि का। तो 80 करोड़ लोगों को हमने अगर 500 रुपए ऐसे मत करो सर। महिला को पैसे दिए तो वो कहाँ से गए? आप घुमा के एक ही बात को 10 जगह कहेंगे कि 20 लाख करोड़ के अंदर ही था। 20 लाख करोड़ के अंदर ही है जो अगर फ्री में हमने अनाज बांटा है। मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि कुछ लोग समझना चाहते थे कि हाँ बजट में वास्तव में मुझे क्या मिला, टैक्स पेयर्स की क्या पोजीशन है। तो हमने कोशिश की है कि चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। आप लोगों ने काफी कुछ कोशिश की है और हमारे जो दर्शक हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि हाँ, गर्ग साहब से काफी लोग सवाल भी जानना चाह रहे थे कि सिर्फ इसी से आप राहत देने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। टैक्स रोज पे कर रहे हैं, हम सांस लेते हैं तो भी टैक्स दे रहे हैं, तो उसको आप टैक्स में काउंट नहीं कर रहे हैं। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बजट विशेष हमारी खास खबर जो ये पेशकश थी उसमें इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।